नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। तो फाइनली रेलवे की तरफ से जो एनटीपीसी के लिए जो भर्ती आने वाली थी है ना, वो भर्ती आ चुकी है। और इस भर्ती के रिगार्डिंग जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी इसके क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया इसमें रखे गए हैं फॉर्म फिल करने के लिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन A to Z जानकारी लेकर के मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो लाखों की संख्या में छात्र थे, जो कि एनटीपीसी में कोई छात्र ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहा है और कोई छात्र जो है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर जो भर्ती आई हुई है रेलवे में एनटीपीसी की, ये ग्रेजुएट लेवल की, यानी कि आपका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है तो आपके लिए ये भर्ती आ चुकी है। इसका फुल नोटिफिकेशन जो है वो कल शाम को ही आ गया है ना, आ गया था। आज मैं इसका फुल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने रिव्यू कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा इस दृश्य को रेलवे ने इसलिए हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि जो एनटीपीसी में काम होता है वो किस प्रकार का काम होता है ना, इसको देख करके आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। इसमें ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट हैं है ना, और इसका फॉर्म अप्लाई होना आज से ही स्टार्ट हो चुका है। और 12th लेवल मीन्स अंडर ग्रेजुएट वालों का अभी वैकेंसी नहीं आया हुआ है ना। 21 तारीख से उनका फॉर्म होना अप्लाई होना स्टार्ट होगा, यानी कि 20 सितंबर को उनका भी फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है माजरा और रिव्यू करते हैं अपने इस नोटिफिकेशन का। तो ध्यान से देखिए, टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है इसमें दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या कितनी है, तो वो है आपका 8113 है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। आप रेलवे के किसी भी साइट पर जा करके, आप रेलवे के किसी भी जोन में जा करके, किसी भी जोन के ऑफिशियल साइट पर जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हर जगह इसको सर्कुलेट किया जा चुका है। हम परीक्षा पैटर्न्स को भी समझेंगे, एज लिमिट को भी समझेंगे है ना, कितना छूट इसमें मिल रही है, और इसके सिलेबस को भी समझेंगे। टोटल डिटेल्स को समझते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे है ना। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए ताकि आप फुल इन्फॉर्मेशन ले सकें। और आज जैसा कि आपको पता है कि हिंदी दिवस है ना, और हिंदी दिवस के इस उपलक्ष्य में आप सभी को दोस्तों हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं है ना, बहुत बहुत बधाई। और जो हिंदी भारत की एकता और अखंडता की पहचान है, जब हम माँ के पेट से बाहर निकलते हैं तो जो सबसे पहला वर्ड हमारा होता है माँ, वो एक हिंदी वर्ड होता है ना। और जो हमारा हिंदी भाषा है, ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे रग रग में बसता है, ये हमारी एक अखंडता का पहचान होता है, ठीक है ना। तो इसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, यहाँ से नोटिफिकेशन स्टार्ट होता है आपका। नोटिफिकेशन ये किसके लिए है, तो ये नोटिफिकेशन आप देखिए, ये ग्रेजुएशन लेवल के लिए है ना। ये ग्रेजुएशन जिसका कंप्लीट है उसके लिए है ना। ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट है तो ये वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिएगा कि फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है, सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आया था 13/9/2024 को, यानी कि कल के दिन शाम टाइम। और रजिस्ट्रेशन यानी कि फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा 14 सितंबर 2024, यानी कि आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और कब तक होगा, 13 अक्टूबर 2024 तक। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है ना। कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है उसका टोटल प्रोसेस वाली एक वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। और किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है, नहीं तो रेलवे आपका फॉर्म रिजेक्ट करने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाएगा है ना। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो ऐसा केस ना आए, इसलिए थोड़ा इत्मीनान रखिए, धैर्य रखिए। 1 महीने का समय है। कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई करना है वो सारा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। फिर इसके बाद डेट ऑफ फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट है ना, 14 से लेकर के 15, यानी कि 14 से 15 तक आपका पेमेंट करने का यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। और फिर मॉडिफिकेशन विंडो, यानी कि किसी भी प्रकार का मान लीजिए कि अनजाने में गलतियां हो गई फॉर्म अप्लाई करते समय, तो उसके लिए इन्होंने अलग से डेट दिया है कि 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक यहाँ पर विंडो ओपन रहेगी मॉडिफिकेशन के लिए, करेक्शन के लिए। किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको करेक्शन कर सकते हैं है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अब बात आती है कि सर ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन से पद के लिए फॉर्म यहाँ पर भरे जाने हैं, तो उसको थोड़ा सा समझिए। सबसे पहला पोस्टिंग है आपकी, पद है कि चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। फिर सेकेंड है आपका
जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, फिर है स्टेशन मास्टर का भी, फिर है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, गुड्स ट्रेन मैनेजर का भी। यहाँ पर पहले इसको गुड्स गार्ड कहा जाता था, अब इसको चेंज करके गुड्स ट्रेन मैनेजर नाम दे दिया गया है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव हुआ है। तो ये टोटल 5 पदों पर यहाँ पर भर्ती है दोस्तों, 8113 यहाँ पर पोस्टें हैं। इस प्रकार से इस भर्ती का टोटल सिनेरियो है। अब आप इसमें से किसकी तैयारी कर रहे हैं और आप इसमें से किसके लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ज़रा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर आते हैं अपन लोग कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो वैकेंसी का, है ना, वैकेंसी का ग्लैंस क्या है यहाँ पर आप देखिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपका चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, ये किस लेवल के अंदर आती है, तो लेवल 6 के अंतर्गत आती है। पे इसका है पे लेवल 35,400 और मेडिकल स्टैंडर्ड B2। अभी मैं आगे चल के आपको ये भी बताने वाला हूँ कि B2 A2 C2 क्या होता है। अगर आपका कभी भी लाइफ में सर्जरी हुआ है तो क्या आपका B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आप अलाउ होंगे, A2 के लिए अलाउ होंगे या फिर नहीं अलाउ होंगे, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। एज लिमिट वहीं पर है अनरिजर्व के लिए 18 से 33 ईयर, ठीक है ना, और काउंटिंग किया जाएगा 1/1/2025 से। और फिर वहीं पर रिलैक्सेशन कोविड के कारण जो 3 साल का मिला है ये सभी को मिला है, तो 18 से 36 हो गया और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है आपका 1736। वैसे ही स्टेशन मास्टर के लिए लेवल 6 35,400 इनिशियल पे, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड 18 से 36 994 नंबर ऑफ वैकेंसी है। फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 का है और यहाँ पर 29,200 इनिशियल पे, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। एज लिमिट सभी के लिए यहाँ पर कॉमन है, आप देख सकते हैं, है ना। बाकी जो ST SC OBC होते हैं उनको ST SC को 5 साल का और OBC को जो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है ना गवर्नमेंट के थ्रू, वो सबको मिलेगा, है ना, अनरिजर्व और EWS को छोड़ करके। बाकी गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 3144 पद हैं और फिर जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 5 की जॉब है, 29,200 सैलरी है। C2 यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड है, 1507 नंबर ऑफ वैकेंसी है। फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 29,200 C2 और फिर 732। इस प्रकार से आपका फाइनली कंप्लीट होता है 8113। टोटल डिटेल्स के साथ सुनते रहिए ताकि आपको फॉर्म भरने के बाद ऐसा पछतावा ना हो कि काश हमने इसके लिए फॉर्म को अप्लाई किया होता या फिर काश हमने इसके लिए फॉर्म अप्लाई होता। फिर उस टाइम पे दोस्तों आपको ना अपनी गलती को सुधारने का ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है। तो पहले चीज़ों को सही तरीके से समझिए, चीज़ों को सही तरह से समझने के बाद फॉर्म को आपको अप्लाई करना है ना। तो ये आपने समझ लिया कि कौन से पोस्ट के लिए कितना मतलब कि एज लिमिट चाहिए और किस लेवल के अंतर्गत आती है, कितना इनिशियल पे है, कितना मेडिकल स्टैंडर्ड है और कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है ना। ये टोटल ब्यौरा आपने देख लिया। टोटल डिटेल्स देखने के बाद अब हम अपने उस पॉइंट पर आते हैं जहां पर ये मेडिकल जो बोल रहा है A2 है ना, A3 और B2 और C2 ये क्या है ना। तो सबसे पहली बात कि सभी मेडिकल स्टैंडर्ड के आप फिजिकली फिट होने चाहिए, है ना, फिजिकली रूप से पूरी तरह से फिट हो आप, ये चाहे किसी भी मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करी जाए। अगर A2 का स्पेशल देखा जाए तो A2 में क्या होता है कि डिस्टेंस विजन कितना होना चाहिए चश्मे का 6/9 विदाउट ग्लासेस, नो फोगिंग टेस्ट। फिर नियर विजन 06 विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मेसोपिक विजन। ये सब कुछ आपको क्लियर करना होगा A2 में। इसी प्रकार से A3 में होगा और B2 में होगा और C2 में होगा, है ना। सभी में अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब बात ऐसा आता है कि सर हमने लाइफ में कभी ना कभी सर्जरी करवाया है, किसी न किसी रीज़न की वजह से, किसी न किसी परेशानी की वजह से, दुख की वजह से, है ना, हमने क्या कराया है, सर्जरी कराया हुआ है। तो क्या हम A2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे? तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर आपने सर्जरी कराया है, एनी अदर सर्जरी, है ना, कोई अगर आपने सर्जरी कराया है तो फिर आप मेडिकल स्टैंडर्ड जो A2 A3 है इसके लिए आप अलाउ नहीं है ना, नॉट एलिजिबल यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या आप अलाउ नहीं है? हाँ, अगर सर्जरी हुआ है ना, कोई सर्जरी हुआ है तो आप फिर B2 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि आप ये देखिए B2 और C2 किस में है,
B2 यानी कि चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। B2 और C2 कौन सा है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए हो जाएंगे और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए हो जाएंगे आप एलिजिबल। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टेशन मास्टर बन जाऊं तो आप नहीं बन सकते, गुड्स ट्रेन मैनेजर बन जाऊं तो आप नहीं बन सकते, है ना। तो इन चीज़ों को आप पहले ही ध्यान में रखिएगा ताकि आपको चीज़ें दोस्तों समझ में आती रहे, ठीक है ना। एज लिमिट का मैंने बता ही दिया। बाकी काउंटिंग की बात है तो 18 से 36 तो ये ऑल कैंडिडेट के लिए है। अनरिजर्व और EWS के लिए 2/1/1989 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। OBC नॉन क्रिमिलेयर के लिए 2/1/1986 से पहले का नहीं होना चाहिए। ST SC 2/1/84 से पहले का और 1/1/7 से पहले का। लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, है ना, ये किसके लिए, फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरीज के लिए है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनका एज जो है ये काउंट किया जाएगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि एज की वजह से कोई भी छात्र जो है यहाँ पर बाहर होगा, है ना, क्योंकि एज में यहाँ पर काफ़ी भारी भरकम छूट दिया गया है दोस्तों, तो एज की वजह से कोई भी बाहर नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाइए एग्जामिनेशन फ़ी। एग्जामिनेशन फ़ी कितना है, तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट द फ्री कंसेशन, है ना, फ्री कंसेशन कैटेगरीज और मेंशनड बिलो एट सीरियल नंबर 2, आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में कितना है यहाँ पर 500 रुपये, है ना। और इस टोटल 500 रुपये में आप अगर फर्स्ट स्टेज CBT देने जाते हैं तो 400 रुपये आपका क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। अगर आप CBT देने जाते हैं उस कंडीशन में, CBT देने नहीं जाते हैं तो फिर आपका रिफंड कुछ नहीं होगा। ये किसके लिए है, ये अनरिजर्व प्लस EWS के लिए है। यहीं पर देखिए फिजिकल हैंडीकैप्ड, फीमेल, है ना, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन और साथ में ST SC माइनॉरिटी कम्युनिटी, है ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इन सभी के लिए कितना है, 250 रुपये है। कितना है, इन सभी के लिए 250 रुपये है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी रिफंडेबल ही है। तो जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो फिर आप फुल डिटेल अपना वहाँ पर डाल सकते हैं, है ना, ताकि आपका जो 65 रुपये है ये रिफंड हो सके, ठीक है ना। और बेरोज़गारी के दौर में तो 1-1 रुपये के लाले पड़े हैं मेरे भाई, है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई जो NTPC में जो ग्रेजुएशन लेवल का हो या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो, कुछ पद ऐसे हैं जिसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा और कुछ पद ऐसे हैं जिसमें साइको टेस्ट होगा, जैसे कि स्टेशन मास्टर। अब देखिए स्टेशन मास्टर, इसमें क्या होगा आपका CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें टोटल 5 टेस्ट होते हैं और हर टेस्ट में 22 T स्कोर लाना कंपलसरी होता है। बाकी ऐसा कोई सा भी पोस्ट नहीं है जिसपे CBAT होता है ना। आपका ये चारों के चारों पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, है ना। और गुड्स ट्रेन मैनेजर में कुछ नहीं होगा, स्किल टेस्ट नहीं होगी मतलब कि, और आपका चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में कोई भी यहाँ पर स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है। स्किल टेस्ट मतलब कि टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होता है। बाकी CBT सभी का होगा, कॉमन रहेगा। और जो CBT सेकेंड होगा, सेकेंड स्टेज जो CBT है ये कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, है ना, ये भी होगा। अगर आप दोस्तों आपके पास ऐसा ग्रेजुएशन है जो आप पांचों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो आप प्रेफरेंस में पांचों को भर सकते हैं और पांचों का CBT 2 का एग्जाम अलग अलग दे सकते हैं, है ना। तो इसके लिए डिटेल से मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आप चाहते हैं कि NTPC क्या होता है लेवल, क्योंकि लेवल में सबसे ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है ना। तो उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, NTPC को बारीक से समझ सकते हैं। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा उस वीडियो का लिंक, आप वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं, है ना। अब देखिए बहुत से छात्र ऐसे होते हैं कि माइनर मिस्टेक की वजह से उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब किन किन गलतियों को आपको नहीं करना है। अगर एक ऐसा छात्र है जो ALP का फॉर्म भरा, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ALP का भरा, ALP का रिजेक्ट हो गया, है ना, या फिर JEE का, पैरामेडिकल का, किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट अगर हुआ है, तो किन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है ताकि NTPC ग्रेजुएट लेवल का कोई भी ये किसी भी माइनर मिस्टेक की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, है ना। इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन, समझिए सबसे पहले इनवैलिड फोटो।
इनवैलिड फोटो यानी कि सही तरीके से आपका फेस दिखना चाहिए, आप कैप आपके सर पे ना हो या फिर रुमाल ना हो या फिर कोई ऐसा बाल ना हो जो आपकी आंखों को ढक रहा हो, है ना। पूरी तरीके से आपका चेहरा जो है ये विजिबल होना चाहिए और जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से वाइट होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका फोटो इनवैलिड नहीं होगा। फिर सिग्नेचर जो है ये कैपिटल ब्लॉक लेटर, है ना, कैपिटल ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, कैपिटल ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, रनिंग हैंड में, है ना, किसमें, रनिंग हैंड में होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि सिग्नेचर में अपना नाम लिख करके चले आते हैं, है ना, लेकिन रनिंग हैंड में सिग्नेचर होना चाहिए, तो कभी भी आपका जो सिग्नेचर है ये दोस्तों सिग्नेचर की वजह से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, है ना। फिर है नॉट प्रोसेसिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, है ना, क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें कही गई हैं। और ओवर एज की वजह से भी, अगर ओवर एज हो गया है तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट आरआरबी, है ना, आप एक से ज़्यादा अगर फॉर्म भर देते हैं तो भी आप क्या करेंगे, तो भी आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर है कैंडिडेट्स नेम फिगरिंग इन द डिबोर्डेड लिस्ट एनी आरआरबी और आरआरसी, इनकम्प्लीटेड इनकरेक्टेड फिल एप्लीकेशन, गलत फॉर्म भरा है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। एनी अदर रीज़न, अगर इसके अलावा भी और कोई रीज़न होगा, है ना, तो उसके वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्म रिजेक्ट होने के 3-4 पॉइंट यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है फॉर्म रिजेक्शन को लेकर के, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो फॉर्म देखिए आज से स्टार्ट हो गया है और कैसे कैसे फॉर्म को फिल करना है ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे छात्र जो ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट नहीं है ना, अभी हाल ही में उनका 12th कंप्लीट है लेकिन वो रेलवे की नौकरी का एक ड्रीम देख रहे हैं, है ना, और वो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो 21 सितंबर से उनके लिए भी फॉर्म आ रही है और 20 सितंबर को फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जैसे ही उसका फुल नोटिफिकेशन आएगा इसी तरह उस नोटिफिकेशन का भी रिव्यू मैं आप सभी के सामने लेकर के आऊँगा, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख पाइएगा। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। वीडियो को अन्य विद्यार्थियों तक शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।